Yes, sir. Yes, sir. Yes. बच्चे नहीं आए, बच्चे नहीं आए। अच्छा। चलो ठीक है। Assalamu alaikum to all students. I am Saqib Raza. Today I am here to teach you about General Science, Unit number 7. Unit number 7. Our topic is type of energy. As you know, in previous lecture, we discussed about types of energy. We discussed first, third type of energy. हमने पिछले लेक्चर में 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी डिस्कस की थी, ठीक है। अब रिमेनिंग जो टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं यहाँ पे जो बुक में एक्सप्लेन की गई हैं वो आज इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो सब बच्चे पहले एक इम्पोर्टेंट नोट सुन लें कि सब बच्चे एक तो हेडफोन का इस्तेमाल करें और उसके अलावा आपने बुक भी अपने सामने खोल के रखनी है, ताकि ये वही काम हो रहा है जो बुक पे है, ठीक है। अपने पास ओपन योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, एंड don't make noise. If you have any question, you can ask me after the lecture. I will give you time for questioning. Okay, let's move to the today's topic. Before going to next lecture, I will go through your previous lecture. थोड़ा सा पिछले लेक्चर के बारे में अगर व्यू आपको दे दूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछला लेक्चर उसमें भी यही था कि टाइप्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया था। 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी को यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ एनर्जी थी, ठीक है। एक तो थी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी थी पोटेंशियल एनर्जी और तीसरी टाइप थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता चलूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये पहले मैं जो सेकंड लेक्चर है वो ओवरव्यू कर रहा हूँ। अगर उसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन थी या कोई बच्चा नहीं ले सका तो आप उस लेक्चर को पहले सुन लें, ओके।
तो पिछले लेक्चर में हमने 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ी थी। कौन कौन सी? पहली टाइप जो थी वो थी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी टाइप थी वो पोटेंशियल एनर्जी, और जो तीसरी टाइप थी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? अगर आप बुक में, आपके पास बुक ओपन हो तो उस पेज पे जाएं, सेकंड पेज ऑफ यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 के सेकंड पेज में लिखा हुआ है, ठीक है? वहां पे सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। उसमें क्या लिखा है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ऐसी एनर्जी जो कि किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से, ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी की मोशन की वजह से पोजेस हो, उस तरह की एनर्जी को आप क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल एक ये ले लें, जैसे एक मूविंग बॉल। जो मूविंग बॉल होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है, जैसे अगर एक क्रिकेटर है, बैट्समैन है, बॉल को हिट करता है, वो बॉल आके मूव हो रही होती है, ठीक है? अब जो मूविंग बॉल के अंदर जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी को क्या कहा जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। ये था पिछले लेक्चर का फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या था पिछले लेक्चर का? सेकंड लेक्चर को पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा जिसने लेक्चर नहीं अटेंड किया था सेकंड, तो वो सुन लेगा, ओवरव्यू ले लेगा, ठीक है? और उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी कौन सी थी? सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी जो थी वो, सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है? सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी में क्या है? बेटा मेरी ऑडियो कनेक्ट है, कैन यू हियर मी ऑल ऑफ स्टूडेंट्स? If you hear me, text me, okay? Ikra said to me she cannot hear me. Okay. Next जो था second point था, second point of first lecture is potential energy. Potential energy क्या है? उसकी definition लिखी हुई है बुक में। अगर आप, those who can't hear me well properly use headphone. Okay, I will again explain kinetic energy. Kinetic energy उसे कहते हैं the energy possessed by a body due to its motion. मोशन की वजह से एक बॉडी के अंदर जो एनर्जी पैदा होती है, मोशन की वजह से, मींस के मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर, अच्छा, मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर, मूविंग बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है? जैसे एग्जांपल मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल दी थी, मूविंग ऑब्जेक्ट आप ले लें एक बॉल को, जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है, तो वो मूविंग बॉल के अंदर जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया? नेक्स्ट स्टेप था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट। एक हाइट की वजह से किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाए, ठीक है? मींस के एनर्जी यही आपने एनर्जी की भी डेफिनेशंस पढ़ी थी कि एबिलिटी टू डू व्हाट, एबिलिटी टू डू व्हाट, ये एनर्जी की डेफिनेशन आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है? तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर एबिलिटी आ जाए टू डू व्हाट ड्यू टू हाइट, अगर the energy possessed in a body due to its height, अगर एक बॉडी के अंदर एनर्जी आए उसकी हाइट की वजह से, फॉर एग्जांपल आप ये कह दें कि अगर एक पत्थर जमीन पे पड़ा हुआ है, उसके अंदर फिलहाल कोई एनर्जी नहीं है, अगर आप उसको, बुक में यही एग्जांपल दी हुई है, मैं और भी एग्जांपल आपको बताऊंगा,
अगर आप उसको ऊपर एक स्पेसिफिक हाइट पे उठा लेते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो जब उसको छोड़ेंगे आप, उस जो पत्थर होगा, जो स्टोन होगा, उसको छोड़ेंगे, वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मीन्स के द एनर्जी पोजेस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट, वो हाइट पे थी, तब उसने उसके अंदर एनर्जी आई, वो ऊपर से नीचे की तरफ थी। फॉर एग्जांपल आप ले लें, कोई भी आप एक हथौड़ी लें, ठीक है, उसको हाइट पे ले जाएं कील ठोंकने के लिए, तो नेल्स को ठोंकने के लिए, ठीक है, किसी लकड़ी में दबाना है तो हाइट पे ले जाएं, तो उसे छोड़ेंगे या आप उसे प्रेस करेंगे, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, तो उसके अंदर एबिलिटी होगी कि वो वापस आके उस नेल के ऊपर लगे, और उसका रिएक्शन ये होगा, वो जो नेल होगी, वो कोई भी लकड़ है जो भी है उसमें क्या होगा, उसके अंदर चले जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल मीन्स कि पानी की आबशार जो ऊपर से हाइट से नीचे की तरफ आ रही होती है, उनमें भी उस वाटर के अंदर भी एनर्जी होती है। ठीक है, उस तरह की एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, नेक्स्ट आगे थर्ड हमने किया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, यस, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या बताया गया है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में किसी भी बॉडी को स्ट्रेच करने से या दबाने से या फिर मरोड़ने से, मीन्स को उसको, जैसे आप स्प्रिंग को मरोड़ लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, उसके अंदर कोई एनर्जी आ जाए तो अच्छा, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं या किसी भी रबर को खींचते हैं, तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि वो वापस अपनी जगह पे चली, खींच जब छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी जगह पे चली जाती है। या फिर एक स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेस करने के बाद छोड़ते हैं, वो वापस खुल जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी एक एनर्जी होती है जो कि उसे वापस, स्प्रिंग को वापस अपनी जगह पे ले जाता है। अच्छा, तो ये था पिछला टॉपिक। अभी आज के लेक्चर की तरफ ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, टॉपिक है हम यूनिट नंबर 7। ठीक है, यूनिट नंबर 7 है और टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनर्जी। उस दिन हमने 3 टाइप्स की थी, आज फिर बाकी टाइप्स में डील करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है, आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ एनर्जी। पहले 3 अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की। 4 टाइप ऑफ एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के बारे में कुछ पहले मैं आपको बताना चलूँ कि ऐसी एनर्जी जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से एमिट होती है। जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उससे कोई एनर्जी खारिज होती है, और उस जो एनर्जी खारिज होती है उसे क्या कहा जाता है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, वो जो एनर्जी होती है, दिस समटाइम्स एनर्जी इज एमिटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से कुछ एनर्जी निकलती है। The source of this energy is the chemical bonds between atoms. उसकी वजह क्या है, केमिकल एनर्जी कैसे पैदा होती है, क्या वजह होती है कि जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी पैदा होती है। तो उसकी वजह ये है कि केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, उससे जो एनर्जी होती है उसे क्या कहा जाता है, एनर्जी जो खारिज होती है जब बॉन्डिंग हो रही होती है उसे केमिकल एनर्जी क्रिएट होती है, जिसे केमिकल एनर्जी कहा जाता है।
when these bonds break, ठीक है, जब वो बॉन्ड्स जो एटम्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जुड़े हुए होते हैं वो ब्रेक मीन्स के टूटते हैं, जब वो टूटते हैं तो एनर्जी इज रिलीज, तो एनर्जी पैदा होती है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे, तो किसी को कंफ्यूजन हुई तो कुछ बच्चे नहीं भी आ सके होंगे तो आप उनको लिंक सेंड कर दीजिएगा, आप देख सकते हैं। और एक और जरूरी बात, अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ लेक्चर, आई विल गिव यू टाइम फॉर क्वेश्चनिंग, ओके। व्हेन दीज बॉन्ड ब्रेक्स, जब वो बॉन्ड्स टूटते हैं, जो एटम्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड्स बने होते हैं वो टूटते हैं, एनर्जी इज रिलीज, तो एनर्जी पैदा होती है। इन सेल्स एंड बैटरीज, ये जो सेल है हम रिमोट में डालते हैं या और भी डिफरेंट एक्सेसरीज में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में जो सेल डालते हैं, और बैटरीज जो व्हीकल्स में हो गया या यूपीएस के साथ आम घरों में जो बैटरियां होती हैं, उन सेल्स में या बैटरीज में केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल इन सेल के अंदर या बैटरीज के अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी क्या होता है, केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स, ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। तो केमिकल बॉन्ड्स हो रहे होते हैं एटम्स के दरमियान, तो बैटरीज या सेल्स के अंदर ये जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। द एनर्जी obtained by burning fuel in car is also chemical energy। एक और बात बताता चलूँ यहाँ पे कि बर्निंग फ्यूल के जलने से जो एनर्जी पैदा होती है गाड़ियों में, कारों में, जहाँ भी जो फ्यूल मीन्स के जो फ्यूल पे चलती हैं गाड़ी, ठीक है, फ्यूल के जलने से जो एनर्जी पैदा होती है उसे क्या कहा जाता है, केमिकल एनर्जी, ठीक है, वो भी केमिकल एनर्जी उसमें इस्तेमाल हो रही होती है। द एनर्जी obtained by our bodies by consuming food is also chemical energy। अच्छा, हम जब खुराक खाते हैं, कोई भी खुराक होगी खाने पीने वाली चीजें, ठीक है, हम जब खुराक खाते हैं जो भी हमारी बॉडी उससे उस फूड से केमिकल एनर्जी हासिल करती है। हम जो भी खुराक खाते हैं हमारी बॉडी उससे केमिकल एनर्जी बनाती है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। Okay, Adina Habib, I will give you answer at the end of lecture. Okay, let's move on next heading. Next type of energy is heat energy. Heat is also a form of energy. Heat energy, heat भी एक energy की एक form है, ठीक है। Heat energy is due to movement of molecule of body। हीट एनर्जी क्या होती है, उसका सोर्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको पिछले जो केमिकल एनर्जी में बताया था उसका सोर्स क्या था और इसका सोर्स क्या है। केमिकल एनर्जी का सोर्स ये था कि केमिकल बॉन्डिंग्स बिटवीन एटम्स, केमिकल बॉन्डिंग्स बिटवीन एटम्स, सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी इज केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स। एटम्स के दरमियान जो केमिकल बॉन्डिंग्स होती है उसकी वजह से केमिकल एनर्जी बनती है। और हीट एनर्जी कैसे बनती है, हीट एनर्जी के लिए हीट एनर्जी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बनती है, ठीक है। उसका सोर्स क्या है हीट एनर्जी का है, movement of molecules। The faster the movement of molecules, the greater is the heat। जितनी movement of molecules faster होगी, जितने ही तेजी से molecules move करेंगे, the greater is the heat energy।
उतनी ही ज्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, द सन इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। जो सन है, सूरज है, सबसे बड़ा हीट एनर्जी का मंबा है। मीन्स के सबसे ज्यादा हीट एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ हीट क्या है? सन है। ठीक है, सबसे ग्रेटर, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज सन। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अनदर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। अगर फ्यूल जलाया जाए, फ्यूल को जलाया जाए तो उससे भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। When current passes through the element of an electric heater or an electric iron, heat is produced. आपके घरों में इलेक्ट्रिक हीटर तो होगा, या फिर आयरन मीन्स के इस्त्री तो हर किसी के पास होगी। उसमें आपने एक बात नोट की होगी, जब भी करंट, अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एलिमेंट क्या है? एलिमेंट जो हीटर के अंदर वायर से यूज होती है, ठीक है, उसे एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, जिसकी वजह जब उससे करंट पास किया जाता है, जब करंट उसको दिया जाता है, वो एलिमेंट खुद हीट अप हो जाता है। When current passes through the element of an electric heater, जब एलिमेंट, इलेक्ट्रिक हीटर के एलिमेंट के अंदर से इलेक्ट्रिक गुजारी जाए, या फिर आयरन को, इलेक्ट्रिक आयरन को इलेक्ट्रिक दी जाए, बिजली मीन्स के ऑन की जाए, तो वहां भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक इज प्रोड्यूस। चलें नेक्स्ट जो हेडिंग है, हीट एनर्जी के बाद आता है लाइट एनर्जी। आप सबके पास उम्मीद है बुक्स होगी, तो आप उस बुक्स में से देख सकते हैं। अगर कोई इशू आ रहा है, ठीक है, तो आप बुक से भी साथ साथ देख सकते हैं। और बेटा आप अपनी वीडियोस ऑफ कर दें ताकि आप मुझे क्लियरली मेरी आवाज़ को सुन सकें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होती है? लाइट इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट भी एक एनर्जी के एक किस्म है। वी कैन सी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ लाइट। हम लाइट्स की ही मदद से चीजों को देख सकते हैं। लाइक हीट, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइट इज आल्सो सन। जैसे कि हीट एनर्जी की तरह, जैसे हीट में लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट क्या था? सूरज था। ठीक है, इसी तरह सूरज भी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइट है। मतलब कि सबसे बड़ा रोशनी का मंबा भी क्या है? सूरज है। ठीक है, सूरज के पास ही सबसे ज्यादा हीट है, और इसी के अंदर सबसे ज्यादा एबिलिटी है किसकी? लाइट की। When current passes through a bulb, जब बल्ब के अंदर से करंट गुजारा जाता है, तो it emits light, तो वो रोशनी को खारिज करता है। When electrons revolving around the nucleus, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, आपको पता होगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक दायरे के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, लाइट इज एमिटेड। अब लाइट का सोर्स क्या है? अब एक बात आपने ध्यान में रखनी है, मैंने तीनों में आपको सोर्स बताता चलता रहा हूँ कि जैसे केमिकल एनर्जी का सोर्स क्या है, ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं, कभी भी टेस्ट लिया जा सकता है। तो बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टेस्ट। ओके, टेस्ट विल बी टेकन एट एनी टाइम। अच्छा, मैं बता रहा था
कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है वो भी बताया। हीट की सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है, जैसे सूरज है। और लाइट एनर्जी अब ये कैसे क्रिएट होती है, वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहे होते हैं, वो जंप कर जाते हैं कहाँ से, हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ वो मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ मूव करते हैं तो उस वक्त लाइट क्रिएट होती है। The leaves of plants prepare foods by photosynthesis. अच्छा, जो पत्ते हैं, पौधों के पत्ते हैं, वो फूड अपना बनाते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं, कैसे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस, ठीक है। दिस प्रोसेस कैन नॉट बी डन विदाउट लाइट। आपको इल्म तो होगा, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है कि जब उन पत्तों को, प्लांट्स के लीव्स को लाइट मिलेगी, रोशनी मिलेगी, ठीक है। तो ये जो फूड का प्रोसेस है या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, लाइट के बगैर मुमकिन नहीं है। इसके अलावा और भी जितनी भी क्रिएचर्स हैं, जैसे हम हैं, कोई भी और जितनी भी चीजें हैं, all the creatures on earth are directly or indirectly dependent upon the food made by plant. वो बिल वास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मीन्स के एक तो बिल वास्ता या बिला वास्ता आप इसको ये कह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली और डिपेंडेंटली, ठीक है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। डायरेक्ट मीन्स के किसी से डायरेक्ट कोई चीज लेना, ठीक है, और इनडायरेक्टली मीन्स के किसी दूसरे से। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको यूं दे दूं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ऑल क्रिएचर्स ऑन अर्थ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं उनके साथ डिपेंड कर रहते हैं दुनिया में जितनी भी क्रिएचर्स हैं, चाहे हम हैं चाहे जानवर हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ, कोई भी जानवर है जो कि हम नहीं खाते हैं, ठीक है। अब जानवरों का चारा क्या है, वो क्या खाते हैं, वो प्लांट्स, मीन्स के जो उनकी खुराक है वो खाते हैं, पौधे हो गया, जितनी भी मकई, ज्वार, गंदम, जितनी भी चीजें हैं, मीन्स के उस प्लांट्स को वो खाते हैं। वो डायरेक्ट हो गया, उनका रिलेशन क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन है विद फूड, डायरेक्टली वो खा रहे होते हैं। अब हम खुद तो घास नहीं खाते, सोचने वाली बात है। अब हम इनडायरेक्टली उससे कनेक्टेड होते हैं, जो फूड प्लांट्स ने बनाया होता है उससे इनडायरेक्टली, जैसे कि घास नहीं खाते हम, अब घास को कौन खाता है, जानवर, मीन्स के गाय हो गया, बकरी होगी, जितनी भी चीजें, ठीक है। तो अब गाय घास को खाती है, ठीक है, वो डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड है, और हम उसका गोश्त खाते हैं। तो हम जो हमारा रिलेशन जो प्लांट्स के साथ है या घास के साथ है वो इनडायरेक्टली है। अच्छा, ये आपको समझाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन जनरल मैं आपको बता रहा था। उम्मीद है कि ये वाली एग्जांपल्स आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारा वो लाइट एनर्जी के बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या होता है, इज द एनर्जी ऑफ मूविंग चार्जेस। जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं उस एनर्जी को कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे इस्तेमाल इसका किया जाता है, बिकॉज इट कैन बी इजीली अचीव्ड एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्योंकि ये आसानी से हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ट्रांसफर हो सकती है।
we can also be transformed into different form of energy. इसको different form में हम इसको change भी कर सकते हैं, ठीक है. We use energy obtained from different sources by converting into electrical energy. ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम एनर्जी को किस तरह डिफरेंट सोर्स से ऑब्टेन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं. उसके डिफरेंट सोर्स हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के. जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैसे हासिल करते हैं, ठीक है. बहुत सी एग्जांपल्स हैं इसमें. थ्रू टरबाइंस, जिस पन बिजली जिसे कहा जाता है, थ्रू टरबाइंस, जो पानी के जरिए टरबाइंस के जरिए बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब डीसी, अब आप ये थ्रू जनरेटर्स, वो भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, ठीक है. इसमें ये बताया गया ना, कन्वर्टिंग डिफरेंट सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से. जनरेटर वो भी केमिकल एनर्जी से, क्योंकि उसके अंदर डायनो होता है, डायनो मोटर, ठीक है. वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है. This purpose, power stations are built that supply electricity at power place. इस मकसद के लिए पावर स्टेशन बनाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को दूर दराज के एरिया में सप्लाई करते हैं. और लास्ट हेडिंग ऑफ टुडेस लेक्चर इज न्यूक्लियर एनर्जी. अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी में, open your book in front of you so you can note your question if you have any question. After 5 minutes I will give time for question. Okay. Nuclear energy. Nuclear energy is obtained by breaking nuclei of heavy atoms. ठीक है. एटम्स के टूटने से, ठीक है, जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी. The process is called nuclear energy, nuclear fusion. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है. This process is done in nuclear reactors. ये प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है. Where energy is released in the form of heat. जहाँ पे एनर्जी हीट की फॉर्म में एमिट होती है, खारिज होती है. This heat can be used to produce electricity. जो वो प्रोसेस होता है फ्यूजन का, ठीक है, उससे जो एनर्जी हीट खारिज होती है उसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ स्मॉल एटम फ्यूज टुगेदर. जब एटम्स इकट्ठे होते हैं तो उस वक्त भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है. दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है. इट इज आल्सो न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे, और इस टाइप की एनर्जी को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी. दिस द हीट एंड लाइट कमिंग फ्रॉम द सन आर रिलीज्ड ड्यू टू दिस प्रोसेस. अच्छा, जो हमें सूरज की तरफ से हीट या लाइट ये क्यों हमें मिल रही होती है, कैसे हम तक पहुंच रही होती है? क्योंकि वहाँ पे ये फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस होता है. फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? जब एटम्स टूटते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एटम्स टूटते हैं तो उस प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है. जब एटम्स और इसके उलट चलें, उलट जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? फ्यूजन होगा. ठीक है, उसमें क्या होगा? एटम्स आपस में क्या मिलेंगे और जो एनर्जी रिलीज हो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे. तो बेटा, इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चनिंग. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन so you can ask question. I will explain you. Adina Habib, if you have any question, you can text me. Okay, you can text me. I will explain you. What is potential energy?
Okay, I will explain you now. That is your previous lecture. ये सेकंड लेक्चर था, उसमें पोटेंशियल एनर्जी का बताया गया, और मैंने अभी सुबह स्टार्ट में भी बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है, आप अपनी बुक पे सेकंड पेज पे चले जाएं, सेकंड नहीं थर्ड पेज में, वहां पे एक्सप्लेन किया गया है कि द एनर्जी possessed by a body due to its height, ठीक है, the energy processed by a body due to its height, ऐसी एनर्जी जो के पोजेस हो, जो के क्रिएट हो उसकी हाइट की वजह से, उस तरह की उस टाइप एनर्जी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, उस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। उसकी एग्जांपल में आपको मैं यूँ एक्सप्लेन कर दूं, जैसे मैंने एक स्टोन की एग्जांपल दी, एक वाटरफॉल की एग्जांपल दी, एक स्ट्रेच बो की एग्जांपल दी। मीन्स के अगर आपके हाथ में एक हैमर उठाया हुआ है, ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, जब उसको आप रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो उसकी जो उस वक्त जो एनर्जी क्रिएट होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल मैं बता रहा था कि एक स्टोन है, वो जमीन के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, तो अगर आप उसको हाइट पे ले जाए, मीन्स के ऊपर थोड़ा सा आप कुछ हाइट पे उसको उठा लें, जब उसको आप रिलीज करेंगे, जब छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो नीचे आएगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है जो कि उसको खींच रही होती है, ठीक है। जब एक हाइट पे आपने स्टोन को रखा, मीन्स के आपने उठाया हुआ है, तो उसको जब रिलीज करेंगे वापस क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो उस वक्त जो उस स्टोन के अंदर एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर मजीद एक्सप्लेन की जरूरत है तो बता दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि सर एक्सप्लेन अगेन न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी बेटा जो आज का है कि कहाँ तक पढ़ाया है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, इसकी टाइप 4 से लेकर 8 तक, मीन्स के 5 टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया, और यही आपका होम टास्क है। मीन्स के आपने इसको याद करना है, प्रिपेयर करना है, यही मैंने पढ़ाया। उम्मीद है आपने सुन लिया होगा। अच्छा चले आए, टाइम की किल्लत की वजह से मैं पहले क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है कि न्यूक्लियाई के अंदर जो हैवी एटम्स है उनकी वजह से जब वो टूटते हैं, उनकी वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है, न्यूक्लियाई के अंदर जो हैवी एटम्स होते हैं जब वो टूटते हैं, उनकी वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। उसके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस, ठीक है, एक तो होता है फिजन और दूसरा होता है फ्यूजन, ठीक है। एक फिजन और दूसरा फ्यूजन। फिजन में क्या होता है, द प्रोसेस इज डन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, देयर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो फिजन का प्रोसेस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जब कुछ प्रोसेस डन हो रहे होते हैं, मीन्स के एटम्स जब ब्रेक हो रहे होते हैं, ठीक है। ऊपर आपको होता है कि जब एटम्स ब्रेक हो रहे, हैवी एटम से वो स्मॉल एटम्स में ब्रेक हो रहे होते हैं, तो उस वक्त न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ठीक है। उस वक्त हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है, उसे न्यूक्लियर एनर्जी का। अच्छा, और उस एनर्जी को फिर हम फर्दर यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस के लिए। अच्छा, अब आगे फ्यूजन प्रोसेस मैंने बताया कि एनर्जी तब भी पैदा होती है जब न्यूक्लियाई के अंदर, अच्छा ये फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस ये बार बार चलते रहते हैं। एटम्स, बड़े बड़े हैवी एटम्स टूटते हैं फिर टूटते हैं, ऐसे ये प्रोसेस अगेन चलता रहता है।
जिसकी वजह से न्यूक्लियर एनर्जी बनती रहती है, एनर्जी हर वक्त क्रिएट होती रहती है। ठीक है, फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, जो स्मॉल एटम्स है वो फ्यूज टुगेदर, वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी और का अगर कोई क्वेश्चन हो, यू हैव जस्ट 1.5 minute. If you have any question, you can ask. This lecture will send to you in PDF form. Okay, you can see from that, or if you have any issue related to this today's lecture, you can check it. You can check it from YouTube channel. Okay, a link will send to you. Adina Habib, I explain you first what is kinetic energy. That is from second chapter, second lecture. Okay, I, I will explain you now. What is kinetic energy? Kinetic energy, the energy possessed by a body due to its motion. इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि अगर एक बैट्समैन खेलते हुए बॉल को हिट करता है, उस बॉल के अंदर जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी को क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी हैव जस्ट लास्ट मिनट्स। A question is asked, what is electrical energy? नो बेटा, कल